हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं और स्वास्तिक पूरे मिडिल ईस्ट के वॉर को समझने वाले हैं। एक दूसरे आपस में मिल करके समझेंगे कि आखिर जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आज के टाइम पे, वो सबसे ज्यादा अपने ऊपर दबाव और कमजोर क्यों महसूस करता है। क्या न्यूक्लियर वेपन होना ही आज की सबसे बड़ी ताकत मानी जाएगी? और वहीं पर अगर हम देखें, जैसे जर्मनी हुआ, आपका जापान हुआ, इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तब भी ये कैसे स्टेबल रहते हैं। और वहीं पर मैं देखें, नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से अपने आप में पावरफुल है वो। तो चलिए हम मैप के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट को समझते हैं। ये है आपके सामने मैप, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है, स्वास्तिक बताओ कौन सी कंट्री है ये इजराइल है। इसके पास इन पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसी के पास है न्यूक्लियर वेपन्स। और टोटल कितने हैं? टोटल 90 न्यूक्लियर वेपन्स है। और पूरे मिडिल ईस्ट के पास जीरो। आप पहले बात करें, टोटल कितनी कंट्री हैं? 17 कंट्रीज है। हाँ, 17 से 18 कंट्री है मिडिल ईस्ट में। और आप देख सकते हैं सब पर ये जो ब्लू टिक है, इसके किसी के पास नहीं न्यूक्लियर वेपन। इसी वजह से जो है अमेरिका हुआ, इजराइल, सब पे अटैक कर रहा लगातार, है ना? यस। अब कंट्री के नाम बताओगे थोड़ा सा? ये टर्की है, ये ईरान है, ये इजिप्ट है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ये ओमान है। और कहीं जॉर्डन है। हाँ, वो जॉर्डन है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये क्या है? यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। ये सी रूट है जो कि गल्फ ईरान टू इंडिया ले जाता है। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, जो कि पूरे गल्फ कंट्री को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने का एकमात्र रास्ता यही है। और यहाँ पर कहीं आप देखोगे कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा। हाँ, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ईरान से रशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। अभी देखो यहाँ पर हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से भारत की डिस्टेंस की बात करें हम, सी रूट, तो टोटल कितना है? 1500। 1000 से लेकर के 1550 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिसमें आपका सबसे पहले देखा जाए तो जो चाबहार पोर्ट है हमारा ईरान में है। ईरान में है चाबहार पोर्ट, और वो गुजरात के कोंडला से कनेक्ट होता है। 1000 से 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जो है, ये हमारा, ये यहाँ से गुजरात के कोंडला को कनेक्ट करता है। ये करीब 1550 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर हम बात करें टाइम की, तो कितना समय लगता है? ये करीब 50 से 60 आवर्स लगते हैं। हाँ, 50 से 60 घंटे लगते हैं। मिनिमम 2 दिन लग जाते हैं ट्रेवल करने में। तो अभी ईरान ने टोटल 5 कंट्रीज को परमिशन दी है कि आप यहाँ से अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें चाइना और भारत जैसे पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान नहीं है? नहीं है, शामिल है, उसको भी परमिशन मिली है। और इसके बाद फिर हम बात करें ये कैस्पियन सी रूट में, अभी यहाँ पर इजराइल ने यहाँ से अटैक किया था। इस ईरान के पोर्ट बंदरे आजमी पर इसने अटैक किया था, जिसको रशिया ने बताया है कि ये हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल ने अटैक किया है, एक बहुत बड़ा अटैक माना है। और वहीं पर इजराइल ने बोला है, क्या बोला है, कि ये यूक्रेन से वॉर जब हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ईरान जो है इसी रूट के, उसी पोर्ट के थ्रू उसको ड्रोन और मिसाइल्स वगैरह सप्लाई कर रहा है। किसको? रशिया को। नहीं, पता नहीं क्या है उनका रीजन, वो कंट्री टू कंट्री टॉक है। और इसके बाद बात करें हम तो, और कैस्पियन सी को दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी भी मानी जाती है ना? अब आते हैं ईरान टू रशिया के बीच में डिस्टेंस की बात करें हम, तो टोटल अगर हम एयर की बात करें, एयर रूट, तो 2100 किलोमीटर के लगभग है। और वहीं पर सी रूट की बात करें हम, तो 965 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। सी रूट में कितना टाइम लगेगा? अब 965 किलोमीटर तो समझ लो कम से कम 35 से 40 घंटे तो लगे जाएंगे, इससे कम तो नहीं लगने वाला है। और एयर रूट में? एयर रूट अब 2100 किलोमीटर है, तो 5 से 6 घंटे लगेंगे बस, क्योंकि प्लेन से जाना होगा। और अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो, इजराइल और ईरान के बीच की डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। इजराइल और ईरान की बहुत कम है। नहीं, 1700 से 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यानी अटैक कर सकता है, इजराइल सीधा मिसाइल मारता है इसके ऊपर, ईरान भी मिसाइल मारता है इसके ऊपर। अब देखो, और इसमें एक सबसे मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊं, ट्विस्ट क्या कह सकते हैं कि आखिर
ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। ये जितने आप देखो सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, यमन, ओमान, ये सारे के सारे कैसे कंट्री हैं? सीरिया मुस्लिम कंट्री हैं। बट ये ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? एक सुन्नी होती है, एक शिया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटीज भी डिवाइड हैं शिया और सुन्नी में। तो यहाँ पर अगर हम देखें शिया कंट्री की बात करें तो जिसमें आपका ईरान आता है, इराक आता है, और साथ में इसके बहरीन आती है, और इसके बाद फिर अजरबैजान आता है। इसमें दिया नहीं है ना। बहरीन की बात करें तो पॉपुलेशन शिया की तो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रूलिंग पार्टी किसकी है? रूलिंग पार्टी यहाँ पर सुन्नी की है। इसी वजह से यहाँ पर भी वॉर लगातार चलते रहते हैं। ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है। अब बताओ इसमें सुन्नी कंट्री कौन सी है? जिसमें आपका सबसे बड़ा कौन है? सऊदी अरबिया, फिर तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई यहाँ पर है, और किसमें कुवैत। किसमें मिक्स था? कौन सी कंट्री में मिक्स था? ये सीरिया दोनों का मिक्सअप है। और इसके बाद इजिप्ट आता है, यमन आता है। तो ये सब कौन सी कंट्री हैं? ये सब सुन्नी कंट्री हैं। तो आज के टाइम पे अगर हमने थोड़ा सा मैप आपको दिखाया, अब एक क्वेश्चन और आता है कि डायरेक्ट ईरान जो है अमेरिका पर अटैक क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसकी डिस्टेंस बहुत दूरी है, करीब वो 13,000 से 14,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इस वजह से ईरान के पास कोई सी टेक्नोलॉजी ही नहीं है ताकि वो 2,000 से ज्यादा तक के डिस्टेंस की उसके पास कोई मिसाइल ही नहीं कि वहां पर अटैक कर सके। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अमेरिका कैसे वॉर कर लेता है फिर ईरान के ऊपर? अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में बेसेस है। हाँ, जैसे उसका हेल्प लेके वो ईरान पे हमला कर रहा है। हाँ, जैसे सऊदी अरबिया में भी उसके बेसेस हैं, कतर में भी उसके बेसेस हैं। कतर सबसे पास है तो कतर उसका इस्तेमाल कर लेता है। तभी ईरान क्या करता है? इन कंट्रीज पर गुस्सा है, इसीलिए वो हमला करता है। ईरान एक काम कर सकता है, इनके अमेरिका के सारे एयर बेस फोड़ सकता है। हाँ, एयर बेस फोड़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको भी नुकसान तो होगा ही, और नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज हम देखें तो इस हमारे यानी यहाँ सी रूट से सिर्फ हमारा ऑयल ही नहीं आता है, हमारे फूड की भी सप्लाई होती है। तो ईरान ने जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को बंद रखा है उससे कई चीजें नुकसान हो रही है। कई देशों में भी हमने देखा कि 20 देशों में लॉकडाउन लग चुका है। भारत में भी कुछ इस तरह की तैयारियां चल रही क्योंकि ये वॉर रुकने वाला नहीं है। और अभी अमेरिका ने बोला है कि हम 10,000 सैनिक क्या करेंगे, उतारेंगे कहाँ पर? ईरान पर। तो ईरान भी क्या कर रहा है? ईरान ने बोला कि हम 10 लाख के सैनिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो 12 साल के बच्चों तक का भी इस्तेमाल करेगा, यानी जो बंदूक चलाना जान जाए वो वार में शामिल हो जा रहे हैं। दूसरी चीज, ईरान के पास अब धीरे धीरे देख रहे हैं खोने के लिए कुछ नहीं बचा है ना, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनकी डेथ हो गई। अब उनके लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रूस में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, रशिया में, और रशिया ईरान का साथ दे रहा है। भारत की डिप्लोमेसी आज के टाइम पे सबसे अच्छी मानी जा रही है, वो किसी का खुल के समर्थन नहीं, न्यूट्रल, और ये सबसे अच्छी बात होती भी है। अभी भारत के तमाम ऑयल टैंकर को ईरान ने बिना रोके वापस भेज भी दिया है भारत में। इंडिया में बस और उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत में हम किसी पॉलिटिकल नहीं, वहां के लोगों ने जब वार किया था इजराइल ने, 160 बच्चों की डेथ हुई थी स्कूल में, तो यहाँ के भारत के लोगों ने समर्थन किया था कि ये गलत किया इजराइल ने, और गलत भी किया था। आप स्कूल के ऊपर तो अटैक नहीं करना चाहिए था। तो इसकी वजह से ईरान ने भारत का क्या किया है? साथ दिया, ताकि हम लोगों ने उसके हमदर्दी दिखाई थी। तो अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि किसी भी कंट्री के पास आज के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शायद हमारे पास भी न्यूक्लियर लाइट चली गई, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन ना होते ना, तो हम लोगों का भी यही हाल करता अमेरिका जो आज कर रहा है। तो ये तो सबसे अच्छी बात थी डॉक्टर कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ताकि उन्होंने समय रहते भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाया। और वहीं दूसरी तरफ जिन देशों के पास, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, वी हैव न्यूक्लियर पावर। तो कोई भी कंट्री जो है हमसे वॉर करने पर डायरेक्ट एक बार सोचती है। और वहीं पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया, एक बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर पावर है, इसीलिए कोई भी कंट्री उससे डायरेक्ट वो थोड़ा सनकी है, कोई टकरा ही नहीं रहा भाई। अरे नहीं, वो बिना बात कर न्यूक्लियर फोड़ देगा। अब अभी मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें बताया रहा कि वो न्यूक्लियर का रिमोट हाथ में लेकर के चलता है। हाँ। और इसके बाद मैं बात करूं जापान, जर्मनी
इन जैसे कंट्री की, तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन वो स्टेबल टेक्नोलॉजी कैसे बहुत क्यों? ज्यादा है। हाँ, उनके पास इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और एक से दूसरे देश के बीच में जो अलायंसेस होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, वो काफी स्ट्रांग है जापान का, इसलिए वो स्टेबल है। जी हाँ, अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है, क्योंकि उससे एक डर पैदा होता है दूसरे कंट्री के ऊपर, या सोचती एक बार मजबूर होती है अटैक करने से पहले। लेकिन देश की असली ताकत आपकी वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के लोगों के बीच में आपका संबंध कैसा है, आपके कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, इस पर भी निर्भर करती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। आपको मेरा ये कंटेंट स्वास्तिक और क्रिस के साथ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए, बाय। थैंक यू वॉचिंग, बाय।